चलिए आज हम वर्क बाय ए वेरिएबल फोर्स, पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन। अब यहाँ पढ़ेंगे वर्क डन। पिछला वीडियो में पढ़ा था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वर्क बाय ए वेरिएबल फोर्स। क्या है, जनरल एक्टिविटी में मिलता है कि कांस्टेंट फोर्स रेयर केस में मिलता है। जनरली हमारा वेरिएबल फोर्स ही होता है और उस हालत में वर्क डन क्या होगा उसको निकालते हैं। देखिए क्या है, इसको समझने के लिए देखिए आप एक ग्राफ बनाइए। एक वाई एक्सिस पर फोर्स लीजिए और एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लीजिए। अब देखिए ये क्या है, एक्स है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम फोर्स लेते हैं एफ एक्स, ये ओरिजिन हो गया। अब है एक ग्राफ ऐसे मिला, ऐसे मिला। अब क्या है ना, ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ फोर्स डिफरेंट पोजीशन पर मिल रहा है। मान लो जी यहाँ पर एक्स आई है, यहाँ पर फोर्स क्या है, कुछ फोर्स का वैल्यू है। इसके बाद हर जगह हर समय पर हर पोजीशन पर फोर्स का अलग अलग पोजीशन मिलेगा। तो मैं इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट लेता हूँ, ऐसे बांट लिया और इसको एक्सेप्ट फाइनल पोजीशन मान लिया, ये इनिशियल पोजीशन मान लिया। अब क्या है, अब अलग अलग डिस्टेंस के लिए यहाँ के लिए अलग फोर्स है, यहाँ के लिए अलग फोर्स है, यहाँ के लिए अलग फोर्स है, यहाँ के लिए अलग फोर्स है। हर पोजीशन के लिए डिफरेंट फोर्स है। तो कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फोर्स लगाएं, यह बहुत मुश्किल काम है। अब उसके लिए क्या करता हूँ, जब मैं छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, ये वाला ये डेल्टा एक्स ले लिया। क्या ले लिया, डेल्टा एक्स। हर डेल्टा एक्स के लिए हमने मान लिया जब उतना देर के लिए क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, उसमें फोर्स में कम वेरिएशन है, तो उतने देर के लिए फोर्स का क्या वैल्यू ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अब हर स्ट्रिप की लंबाई चौड़ाई कितनी है, डेल्टा एक्स है। अब मान लीजिए किसी समय एक्स पोजीशन के लिए मैं मान लिया ये क्या है, फोर्स का वैल्यू क्या मानूंगा, एफ ले लिया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है उतने देर के लिए, ये डेल्टा एक्स ले लिया। इतना देर के लिए डिस्प्लेसमेंट एक्स है, मैंने डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा फोर्स कांस्टेंट ले लिया। अब इसका स्ट्रिप का नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। अब हम वर्क निकालना है तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स, डेल्टा एक्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स। इसको F1 मान लिया, इस वैल्यू को F1 मान लिया। अब क्या है ना, यदि हम एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालेंगे तो इस एरिया ऑफ स्ट्रिप का क्या आएगा, ये देखिए। आपको एरिया ऑफ स्ट्रिप यदि निकालते हो, एरिया ऑफ स्ट्रिप ये निकालते हैं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप ये आपका आएगा लेंथ इंटू, क्योंकि रेक्टेंगल के जैसा है तो लेंथ इंटू एल इंटू बी। एल कितना हो गया, एल हो गया इसका हाइट F1 और ब्रेथ कितना हो गया, डेल्टा एक्स। तो यदि हम एरिया पे स्ट्रिप निकालते हैं तो एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है। यानी इसको डेल्टा, इसको छोटा वर्क मानते हैं, डेल्टा DW1। उस तरह से अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं वर्क निकालूंगा तो क्या आएगा, F2 डेल्टा एक्स आएगा। डेल्टा W3 के लिए ले लूँगा तो क्या आएगा, F3 डेल्टा एक्स आएगा। यदि हम सारा, अभी सारा स्ट्रिप का एरिया आएगा, इसमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिप है, अब मान लेते हैं जो इसका निकाल रहे हैं तो इसका एरिया आएगा। ये F3, एफ मान लो 1 है, 2 है तो 3 का आया, तो 4 का आएगा, 5 का आएगा। जिस इंटरवल के लिए, जिस रेंज के लिए हम वर्क डन निकालेंगे उसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए अब टोटल वर्क डन हमको निकालना है, टोटल वर्क डन DW सिग्मा। तो क्या होगा, सिग्मा हम लिखेंगे एफ डेल्टा एक्स, यहाँ पर आई लिख दिया। आई का वैल्यू क्या लिखा, 1 से लेकर n तक। यहाँ आई से वैल्यू 1 से लेकर n तक, ऐसा लिखते हैं। अब क्या है ना, ये सिग्मा को
हम इंटीग्रेशन में कब कन्वर्ट करते हैं, जब हमारा रेंज क्या होता है, बहुत ही छोटा हो। मान लेते हैं ये रेंज बहुत छोटा छोटा है, तो इस तरह से बहुत सारा स्ट्रिप बनेगा, तो एक ये जो हमारा है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको मिटाता हूँ, अब इसको डेल्टा एक्स को लिमिट ले लेता हूँ। अब क्या है ना, अब हम इसको डी डब्ल्यू लिखूँगा जब हमारा लिमिट हो जाएगा, और इसको लिखूँगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। यहाँ पर अभी इसको रख देता हूँ, आपको ये समेसन ही रहने देता हूँ। अब क्या है, समेसन ही रहने दिया, यहाँ लिमिट लगा दिया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया, एफ आई डेल्टा एक्स, ऐसा लिख दिया। अब क्या है ना, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब क्या है ना, ये रेंज हमारा डिस्प्लेसमेंट के रूप में है, तो एक्स आई से लेकर आई एक्स एफ तक, इसमें क्या आ जाएगा, एरिया, यदि हम एरिया इसका निकाल देते हैं, हमारा कर्व का जो एरिया है, ग्राफ का जो एरिया है, तो ये बराबर होगा एरिया अंडर ग्राफ लाइन। ग्राफ लाइन जो है ना, ये ग्राफ लाइन है, इसके अंडर जो एरिया आता है वो वर्क डन के बराबर, एरिया अंडर ग्राफ लाइन किसका, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, नीचे डिस्प्लेसमेंट है ना, चाहे पोजीशन, तो इसके एरिया अंडर आएगा, वो हमारा वर्क डन बता देगा। तो हम इस तरह से W बराबर क्या हो गया, एफ डी एक्स, यहाँ एक्स एफ से एक्स आई से एक्स एफ पोजीशन के अंदर एक्स एफ रेंज ले लेंगे, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे एरिया अंडर, तो लिखा हुआ एरिया अंडर कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या है, तो ग्राफ का लाइन है, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बात तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए, एक वोमेन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स को मैं आपको बता रहा हूँ। एक वोमेन है जो एक प्लेटफॉर्म पर एक बॉक्स को पुश कर रही है, लेकिन पुश करते करते वो थक जाती है। क्या करती है, तब एग्जाम्पल कितना है वो देख लेता हूँ। एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल है 6.5 है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर। देखिए 6.5, एक लेडी औरत है जो क्या करती है, एक बॉक्स को पुश करते हुए आगे बढ़ती है। फोर्स कितना लगाती है, 100 न्यूटन। कितने दूर ले जाती है, तो ये 10 मीटर दूर ले गई, 10 मीटर दूर ले गई। उसके बाद वो थक गई, तो अपने फोर्स को ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगी। फोर्स को घटाते 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 कितना दूर तक ले गई, यहाँ पर और 10 मीटर ले गई। लेकिन यहाँ फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक फोर्स का वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन है। उसके बाद फोर्स का वैल्यू 100 से क्या हो गया, 50 न्यूटन हो गया। तो कितना वर्क डन हुआ। अब इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाएं तो देखिए यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, ये फोर्स है, ये फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है ना, औरत ने शुरुआत में फोर्स कितना लगाया, यहाँ 10 मीटर और 10 मीटर गई है, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर। अब क्या, लेकिन 10 मीटर तक फोर्स उसका 100 न्यूटन था। उसके बाद वो थक गई, वो क्या हो गई, थक गई, और धीरे धीरे फोर्स को घटाते 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 कहाँ तक पहुँची, ये 50 न्यूटन तक पहुँची। 50 न्यूटन, थोड़ा और इसको डिक्रीज करते हैं, 50 न्यूटन तक ये पहुँची है। तो ये मान लीजिए, थोड़ा सा इसको और हटा देता हूँ।
और फिर से बना देता हूँ, फोर्स को धीरे धीरे घटाते गई है, तो इसको मिला दिया। तो आप जानते हो जब वेरिएबल फोर्स से जब वर्क होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर में जो कर्व लाइन आता है, जो ग्राफ के अंदर में जो लाइन एरिया आता है, वो क्या बताता है? वर्क डन बताता है। तो उसी के हिसाब से हम आसानी से इसको निकाल लेते हैं। देखिए अब क्या है ना, वर्क डन बाय द वोमेन। अब क्या है ना, एक बॉक्स को पुश की है 100 मीटर, फोर्स लगा के 10 मीटर तक, उसके बाद थकने के कारण वह धीरे धीरे अपने फोर्स को कम करते हुए 50 न्यूटन तक रखी है। यानी 50 न्यूटन तक फोर्स 100 न्यूटन से घटते घटते 50 न्यूटन फोर्स को लगा पा रही है, लेकिन अगला 10 मीटर तक गई है, यानी टोटल 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल की है। तो कितना वर्क डन की? तो W बराबर क्या होगा? एरिया अंडर क्या? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लाइन, ग्राफ का लाइन जो होगा, इस लाइन को ग्राफ बोलते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इसके अंदर जो एरिया आया, तो एक रेक्टेंगल आया है, इसका नाम दे दिए OABCDE, ऐसा नाम दे दिया। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया? तो OABC, फिर क्या आया? एरिया अंडर ए ट्रेपेजियम आया, BC क्या लिखा हूँ? BCDE, ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर D लिख देता हूँ और ऊपर में E लिख देता हूँ, थोड़ा सीधा होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? BCDE। अब देखिए आसानी से निकल जाएगा। अब क्या है ना, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ क्योंकि हमको ऊपर लिखना है। इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। L को मानो 10 तो B, ये ऊपर वाला को L मानो, L और इसको B मानो, तो 100 इंटू 10। इधर क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ना, सम ऑफ पैरेलल साइड सम इंटू ए हाइट। तो हाइट क्या होगा? ए सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 10 मीटर हुआ, तो ये हाइट। तो चलिए इसका 1000 जूल हो गया, इसका 1/2 ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 10 हो गया, इतना जूल हो गया। तो इसको 1000 जूल कर दिया, इसको 150 गुने 10 गुने 2, 1/2 150 गुने 10, ये 5 से काटिए, 15 5 75। एक क्वेश्चन को, फिगर को अब मिटा देता हूँ। क्या हुआ? 1000 जूल, ये 750 जूल, कितना हुआ? 1750 जूल वर्क किया। लेडीज ने बक्स को ले गई 20 मीटर तक, जहाँ तक 10 मीटर वो कांस्टेंट फोर्स से ले गई है, 10 मीटर दूर तक कांस्टेंट फोर्स से ले गई, जहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लगाई है। उसके बाद थकने के कारण अगला 10 मीटर फोर्स को धीरे धीरे लिनियरली क्या की है? डिक्रीज की है, लेकिन अंतिम फोर्स 50 न्यूटन तक रखा है। तो अगले 10 मीटर के लिए उसका ये ट्रेपेजियम का शेप बन गया, और इस तरह से इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, टोटल वर्क डन हो गया। तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब क्या है ना, अब पूछ रहा है जब फ्रिक्शनल फोर्स से कितना वर्क किया गया, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? कांस्टेंट है, कितना? तो 50 न्यूटन। तो चलिए उसी ग्राफ को फिर से थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा और ये बताना है जब फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया। अब क्या है ना, आप देखा ये यहाँ पर 100 न्यूटन था, यहाँ पर 50 न्यूटन था, यहाँ से लीनियरली घटा था, ये 10 था, ये यहाँ से यहाँ तक 10 था, क्योंकि यहाँ से तो 20 था, वो ये 10 था, 10 मीटर था, ये 100 न्यूटन, ये 50 न्यूटन, ये डिस्प्लेसमेंट 10। तो इसका एरिया निकाला तो वर्क डन बाय द वोमेन हो गया। अब हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है नेगेटिव वर्क करता है,
वो ये वर्क किया, कितना फोर्स लगाया, 50 न्यूटन। निगेटिव फोर्स लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव मानिए। ये है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 20 मीटर। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया ये देखेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा एरिया, ये वाला एरिया, तो ये 50 गुने 20, ये माइनस में होकर के निगेटिव वर्क होता है, तो 1000 जूल ये वर्क किया, निगेटिव वर्क किया, क्योंकि मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगता है तो ये निगेटिव वर्क हो गया। अब मैं समझता हूँ जो वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क निकालने के लिए आपके पास ये एरिया ऑफ द अंडर ग्राफ निकाल लीजिएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा, और नहीं तो एक फार्मूला भी डिराइव किया था, उसी फार्मूला को फिर हम इंटीग्रेशन के माध्यम से डिफरेंशिएशन के माध्यम से कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन के माध्यम से तो निकाला, अब डिफरेंशिएशन के माध्यम से काइनेटिक एनर्जी के चेंज के चलते कैसे निकालेंगे, वेरिएबल फोर्स के चलते अब जस्ट तुरंत निकाल रहे हैं। अब चलिए द वर्क एनर्जी थ्योरम, अब यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम कब, वेरिएबल फोर्स के साथ, थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। यहाँ पर हमारा रिस्ट्रिक्शन रहेगा जो वन डायमेंशन ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वन डायमेंशन में ही कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसी में फोर्स लग रहा है। तो चलो अब देखते हैं, तो चलो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अब क्या है ना, यहाँ पर हम रहेंगे रिस्ट्रिक्ट फॉर वन डायमेंशन। अब क्या है, रेट ऑफ चेंज, आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अब इसको रेट ऑफ चेंज यदि हम करता हूँ dk/dt, तो d/dt क्या होगा, हाफ mv² होगा। अब क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dk/dt क्या होगा, 1/2 m कांस्टेंट आ जाएगा, d/dt हो जाएगा v² हो गया ना। अब आगे बढ़ता हूँ, यहाँ करता हूँ dk/dt, इधर तो हो गया। अब ये हाफ mv रखता हूँ, अब क्या है, v पावर पहले आ जाएगा 2v dv/dt, 2 कट गया। अब क्या बचा, dk/dt, m बचा, v बचा, dv/dt को क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन लिख सकता हूँ। अब आगे बढ़ाता हूँ, dk/dt, m रखा, a रखा, क्योंकि हमको फोर्स चाहिए, v को लिख सकता हूँ dx/dt। अब dt को गायब कर दिया तो हमारा क्या हो गया, dk बराबर हो गया ma/dx। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंटीग्रेट करता हूँ, फॉर टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करूँगा, इसको डीके क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। पर टोटल चेंज इन के क्या होगा, डी के लिखूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, एफ एम ए को एफ लिखूँगा, यहाँ पर डी एक्स लिखूँगा। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, यहाँ एक्स आई, यहाँ एक्स एफ, यहाँ पर इनिशियल फाइनल ये लिखूँगा। तो क्या होगा, देखिए ये होगा के ई हो गया, के ई हो गया, ये हो गया इनिशियल, सॉरी ये हो गया के ई इनिशियल
एक के ई फाइनल, यहाँ पर हो गया एफ डी एक्स एक्स एफ एक्स आई। अब आगे बढ़ाता हूँ तो क्या आता है। अब चलिए ये मिटाया और आगे इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है ना, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल बराबर क्या आ गया, एफ डी एक्स आ गया। यहाँ एक्स आई बराबर एक्स एफ, माने कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। तो इसको लिखेंगे W इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल बराबर एफ डी एक्स एक्स आई बराबर एक्स एफ। तो इस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम को वेरिएबल फोर्स के लिए डिराइव कर दिए। अब इसमें कुछ चीज़ों को जानना है। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ और वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या डिफरेंसेस है उसको देख लीजिए। वर्क एनर्जी एनसीईआरटी में इसको बढ़िया से बताया हुआ है, तो मैं भी चाहूँगा कि इसको बता दूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है ना, एक किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वैलिड होता है। तो डिफरेंस बिटवीन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या डिफरेंसेस है। तो आप देखेंगे जो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो एक डेफिनिट इंटरवल के लिए वैलिड है। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम but Newton's second law of motion gives relation between force and acceleration। फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में क्या देता है, रिलेशन देता है एट एवरी मोमेंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय किसी भी क्षण में ये रिलेशन देता है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, जे आपको ये वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन फोर्स क्या है, तो फोर्स यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, इज किसे होता है, रिलेटेड फॉर द फोर्स विच इज क्या है, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। वाइल वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या निकालते हैं, वर्क डन निकालते हैं। वाइल वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मेरा उद्देश्य था एनसीईआरटी के बुक में आप जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, मैं वो आपको अपने वीडियो के द्वारा आपको सिखा दूं। तो एनसीईआरटी में जो लिखी हुई बातें मैं हूबहू उसी को समझाने की कोशिश किया। तो मुझे लगता है जो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस आपको समझ में आ गया होगा। और वेरिएबल फोर्स और डिफरेंट पोजीशन में जब वेरिएबल फोर्स से कोई बॉडी चलता है, यानी वेरिएबल फोर्स से कोई बॉडी डिस्प्लेस करता है, तो उसके लिए एरिया अंडर वीटी फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर जो होता है ना, वर्क डन देता है, जिस पर मैं एक न्यूमेरिकल भी बना के दिखाया। तो इस सारी बातों को सीखकर आप एनसीईआरटी के हर टॉपिक्स को आज बढ़िया से समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है जो मेरा बताया हुआ चीज़ टॉपिक्स आपको अच्छा लगा होगा और आपको एनसीईआरटी को समझने में मदद पहुंचाया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।